अब देखो, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर कैपिटल बजटिंग। हेडिंग लगाओ सब लोग। चलो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग कैपिटल बजटिंग। और लिखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर की, कैपिटल बजटिंग चैप्टर की, ये चैप्टर है ना पर्टिकुलर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ द सेगमेंट। और ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे अपन लोगों ने जब एफएम स्टार्ट किया था, मैं बता एफएम के अंदर मेनली 3 तरह के डिसीजन थे। पहला कौन सा था? सेकंड कौन सा था? और थर्ड कौन सा होता है? डिविडेंड। पैसा कहां से आएगा? फाइनेंसिंग। पैसा कहां जाएगा? और डिविडेंड मतलब जो कमाया वो कैसे डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने आप में कहलाता है कैपिटल का बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग बना है 2 वर्ड से, एक कैपिटल और एक बजट। ये बनता है कैपिटल बजटिंग। अब देखो कैपिटल बजटिंग का मेन लॉजिक क्या है, क्या कंसेप्ट है, और क्यों कैपिटल बजटिंग डिसीजन की जरूरत पड़ती है। अभी है ना, आप एक चीज समझो, आज की तारीख में एक बहुत मतलब जो नए फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा काम और बहुत एक अच्छा सेगमेंट हो गया एरिया डेवलप करने का, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? हैव यू हर्ड दिस वर्ड, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग? किसने सुना है? नहीं आइडिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, व्हाट इज रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इन अ सोसाइटी? ऐसा एक थ्योरी पढ़ते थे अपन 11th में कि रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट अपन ने कभी पढ़ा ही नहीं उसको। क्या रोल है बताओ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में? या एज अ सीए जब आप अपना डिग्री कंप्लीट करोगे, या एज अ सीए में आप डिग्री कंप्लीट करोगे, तो व्हाट वर्क, क्या काम क्या करना होता है? जैसे एक डॉक्टर है, एक ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर, उसको पता है मेरे को सर्जरी करनी है, ऑर्थोपेडिक हड्डियों का इलाज करना है, ठीक है ना? उसे बताओ, इफ अ पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट इज द मेन वर्क दैट ही नीड टू डू? आप कह रहे हो सर ऑडिट करना होगा, और मतलब एक प्रैक्टिसिंग सीए या प्रैक्टिसिंग सीए में क्या क्या काम करता होगा? ऑडिट करता होगा, टैक्सेशन का एक्सपर्ट होगा, और सोचो, और सोचो क्या काम करता होगा? रिटर्न फाइलिंग, और बताओ। कॉस्ट अकाउंटिंग, वो ठीक है, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वाला पार्ट ले लेते हैं, चलो। फाइनेंशियल एनालिस्ट, रिस्क असेसमेंट, ठीक है ना? ये आपने कुछ एरिया ऑफ डेवलपमेंट बताया। अब मैं आपसे ना एक चीज पूछता हूं, अकाउंटिंग, जैसे मान लो आप ऐसा समझो, फाइनेंशियल एनालिस्ट आपने ये बोला, आज अज्यूम करो, आप ऐसा समझो, आप एक लेमैन हो, ठीक है? आपको एक होटल खड़ा करने का है, या कोई एक नई बिल्डिंग बनाने का है, यू आर अ बिल्डर, आप एक बिल्डर हो, या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। आपके पास ये एरिया ऑफ लैंड चाहिए, आपको एक जमीन चाहिए, उस पर आपने सोचा हमको क्या बनानी है? बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? अब जमीन का एरिया है, आपने सोचा उस पर हमको एक बिल्डिंग बनानी है। अब मेरे को एक बात बताओ, या आपको कोई बिजनेस ही स्टार्ट करना है, अच्छा चलो आपको एक जनरल स्टोरी लगाने का है। अभी आप लोगों ने भी तो सोचा होगा कि लाइफ में हमको आगे जाके ये करने का है। कितने लोगों ने सोचा है क्या करने का है? मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना है, ठीक है ना? तो जैसे अर्चा ने बताया, सर मेरे को पहले
कुछ जॉब करने का है, फिर एंटरप्रेन्योरशिप करने का है। चलो और एक दो और बताओ बताओ। किसने सोचा ही नहीं, सोचा है जीवन में, सोचा ही नहीं सरवा। रोज मजे मस्ती करते रहते हम तो। हाँ मिलन, क्या करना है जीवन में? शेयर बाजार का निवेशक बनना है। तो निवेशक, चलो इसने बोला मेरे को इन्वेस्टर बनना है। इन्वेस्टर कोई काम थोड़ी ना है। इन्वेस्टर तो मैं भी हूं, मैं कोई काम थोड़ी ना, दिन भर शेयर बाजार थोड़ी ना करना है। और अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुमको जीवन में क्या करना है? सीए बनना तो सबको ही है, ठीक है, सीए में सबको ही बनना है, बट करना क्या है ये तो बताओ। अल्टीमेट क्या करना है, जिज्ञासा? हाँ, जॉब करना है या एंटरप्रेन्योरशिप, है ना? आप मैक्सिमम बच्चे जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप। चलो कितने लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं? डायरेक्ट भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है ना। भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक आध साल किया उसके बाद एंटरप्रेन्योर चालू कर दिया। बट आप मेरे को बताओ, इफ यू वांट टू गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहली चीज क्या चाहिए, मतलब व्हाट हैव कंस्ट्रेंट? आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करो, सो इन्वेस्टर बनना है, आपने का एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, मान लो उधर पीछे योगेश क्या करने का है? कुछ करने का ही नहीं, करने का जीवन में बिजनेस करना है। बट बिजनेस, चलो उसने बिजनेस, किस चीज का बिजनेस? लॉजिस्टिक। अब बताओ सबसे पहले व्हाट इज द थॉट दैट विल कम इन योर माइंड? सबसे पहला मतलब आपने सोचा आज घर पे, आज सुबह उठे, पापा या मम्मी को बोला पापा मेरे को बिजनेस करने का है, जॉब उठा और बिजनेस करने का है। अब सबसे पहली बात, बिजनेस करना है तो किस चीज का? सेकंड चीज, चलो आपने कहा जैसे ना लॉजिस्टिक करना है, एक ने बोला इन्वेस्टर बनने का है, एक ने बोला मेरे को होटल खोलने का है ना? आपने अलग अलग बिजनेस बनाए। अब सबसे पहला चीज आएगा, आपने कहा किराने की दुकान खोलनी है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल कम इन योर माइंड? सबसे पहला कैपिटल कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? पैसा चाहिए ना। अभी तुमको मैं बताता हूँ, अभी तुम लोगों ने शायद देखा नहीं देखा, मैं आपको अभी उदयपुर में डी मार्ट खोला है, शायद रील देखी होगी तुम लोगों ने, सबने देखी है डी मार्ट की रील? हाँ, जॉब की वैकेंसी निकाली थी उसने, रोज चल रही थी वो रील, है ना? क्या स्थिति थी रील की? रील तो बहुत बढ़िया शेयर हुई सर, बहुत बढ़िया रील लगी, बट रील कंटेंट कितने लोगों ने देखा कि सच में ये स्थितियां हैं देश में? डी मार्ट के अंदर अगर 15,000 की नौकरी थी तो उसके अगेंस्ट कितनी एप्लीकेशंस थी? मतलब 10 पोस्ट अगर होगी तो 1,000 लोग थे, 1,000 से भी ज्यादा थे। अब आप सोचो 15,000 की नौकरी के लिए इतने सारे लोग फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब देश में किस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं? दूसरी बात, आप एक और चीज देखो, ये सब छोड़ो, तुम स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स देख लो, गवर्नमेंट के जो एग्जाम होते हैं ना, रीट के, पटवारी के, है ना, अभी सेकेंड ग्रेड टीचर के, थर्ड ग्रेड टीचर्स के, कितनी सीट होती है पता है आपको? आपको मैं लिस्ट होता, अभी रीट एग्जाम हुआ था गवर्नमेंट का, टोटल 17,000 सीटें थी, और उसके अगेंस्ट राजस्थान में 31 लाख कैंडिडेट्स है। और ऐसा नहीं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नौकरी है, ऐसा नहीं बहुत हैंडसम नौकरी है, स्टार्टिंग पे इसमें 20 से 25,000 रुपए, जो शायद अगर तुम ढंग से करो तो आराम से बैठ के कमा सकते हैं। अच्छी डिग्री हो तो 20-25,000 रुपये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं कमाना आज की तारीख में, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब अगर आदमी ढंग से पढ़ा लिखा हो ना, उसको पैसा कमाना आता है, तो 1 लाख रुपए महीना कमाना सच में बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचो 20,000 25,000 की नौकरी के लिए, और वो भी 4 साल तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और वो भी ऐसा नहीं उदयपुर आपको अपने घर में मिलेगी, पता नहीं इधर उधर आसपास के कहीं गांव गढ़ कहीं भी दे सकते हो नौकरी। अब मेरे को एक बात बताओ, इस लेवल की जॉब के लिए इतनी सारी वैकेंसी है, 20,000 रुपए की नौकरी के लिए 17,000 लोग वैकेंसी, 31 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। तो मेरे को क्या कारण है? अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ा कारण क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्किल्ड। मैक्सिमम हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? अनस्किल्ड है। अब आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अनस्किल्ड से किस में आ जाओ? स्किल्ड वर्कफोर्स का पार्ट बन जाओ। अभी आज जाओ प्रताप नगर और वहां चौराहे पे लेबर लेने जाओ, एक लेबर जाओ, एक साथ लेबर आ जाएगी, जैसे मधुमक्खी का झुंड नहीं होता वैसे आ जाएंगे। आप सच बता रहा हूँ, कार जारी खड़ी करो वैसे वैसी लेबर है, और दिन का मिल क्या रहा है? 500 से 700 रुपए, बट उसके बावजूद कोई काम नहीं है।
अब आपने कहा सर हमको सबसे पहले काम करना है तो क्या चाहिए? कैपिटल। नाउ व्हाट इज कैपिटल? कल नीट का रिजल्ट आया है ना, नीट का रिजल्ट की भी एनालिसिस बताता हूँ मैं। कल मैं रिजल्ट देख रहा था, कल पेपर में से जनरल कैटेगरी में 575 नंबर पे कट ऑफ गई है। जनरल कैटेगरी हैव कट ऑफ 575। मेरा एक फ्रेंड है, उसके बेटे ने नीट पास किया, 571 मार्क्स है। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब प्राइवेट कॉलेज गीतांजलि से पता किया उन्होंने परसों, तो फीस कितनी है पता है गीतांजलि की? 90 लाख रुपए फीस है एमबीबीएस की, जिसमें नीट में 571 मार्क्स हैं। मतलब बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं अपने आप में। तो जनरल कैटेगरी तो 575, और 575 भी क्या है तो 590 ऊपर कट ऑफ चला जाएगा, और बढ़ेगा भी तो रैंकिंग। और जनरल कैटेगरी, और आप इमेजिन करो, मैं फीस का डिफरेंस बताता हूँ। ये अपना उदयपुर का आरएनटी कॉलेज है ना, यहाँ बच्चा एमबीबीएस करता है, कितनी फीस मानते हो साल? 5 साल की, मतलब 1 साल की कितनी फीस है बताओ, जिसमें रहना खाना पीना सब आ गया। आरएनटी मेडिकल कॉलेज। और इसके जो भी लोग यहाँ पे करते हैं ना, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। कितनी फीस मानते हो बताओ साल भर की? कि सर इतनी तुम्हारे तो कितनी फीस होगी बताओ? आरएनटी मेडिकल कॉलेज से अगर आपने एमबीबीएस किया तो, अरे एक फिगर सोचो सी, इतना तो होगा कम से कम। हाँ, आरएनटी मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 60 लाख कहाँ से होगी भाई? सरकारी मेडिकल कॉलेज है, कहाँ 60 लाख रुपए? एक रफ एस्टिमेशन बताओ। हाँ, इतना होगा सर। रहना खाना पीना सब आ गया, कितना मानते हो? 1 लाख रुपए। ठीक है, दे रहे 20-25 हजार रुपए। कितने रुपए फीस है पता है? 900 रुपए साल भर की फीस है, जैसा रहना खाना पीना सब आ गया। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है। इतने कम में ऐसे, क्योंकि सब स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट कर रही है। इतने कम में इसलिए क्योंकि सब स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट है। बट यहां आपको पहुंचने के लिए, यहां पहुंचने के लिए आपका पढ़ाई का वो लेवल होना चाहिए, टॉप रैंकिंग में जाने चाहिए। मतलब जो टॉप 100 200 आते हैं ना, उन्हीं को मिलता है ये सीट है। एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली कितनी फीस है? 400 रुपए साल की फीस है। हाँ सच में। बट वहां पहुंच कैसे पाओगे? वहां पहुंचना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है ना। दिल्ली का मौलाना आजाद कॉलेज है मेडिकल का, वहां फीस है 1500 रुपए साल की। बट आप इमेजिन करो, उस कॉलेज में जाने के लिए आपका स्किल्स उस लेवल का होना चाहिए। आप टॉप रैंकिंग में तभी मिलेगा कॉलेज। मतलब जिस बच्चे के 720 में से 690 ऊपर है, उसी को मिलेगा वो कॉलेज। तो इस फीस में वर्क कर पाओगे। और अब आप सोचो प्राइवेट कॉलेज की फी कितनी है? 90 लाख। और इसके बाद भी जो एक्सपोजर इन बच्चों को मिल रहा है 900 रुपए साल में, वो उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा सोचो, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ है अगर इलाज की बात करें? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहां पे तुम जो ड्यूटी स्टाफ देखते हो, सब स्टूडेंट्स ही तो होते हैं, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरह से। तो जो एक्सपोजर, बट पैसा कम क्यों है? क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड लोग हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में कौन है? जिनके पास पैसा बहुत है। वहाँ प्रॉपर टीचर्स नहीं है, पढ़ाने वाले लोग नहीं है वहाँ प्रॉपर, क्लासें कभी होती नहीं होती, एडॉक बेसिस सिस्टम पे चलता है। और यहाँ क्या है, यहाँ परमानेंट प्रोफेसर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड लोग हैं सारे के सारे, जो एचओडी है डिपार्टमेंट के। आज जैसे हार्ट में मान लो उदयपुर में किसी का टॉप नाम चल रहा है, तो वो इन बच्चों को पढ़ाएगा। तो इमेजिन करो स्किल्स का कितना बड़ा वैल्यू है। समझे बात? अब मैं, खैर नॉर्मल डिस्कशन से मैं अलग चला गया, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको कैपिटल में सोचना नहीं है। आप पढ़े लिखे हो तो आपको कैपिटल इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि आपके पास स्किल है, आप स्किल को सेल करके पैसा कमा सकते हो। बट अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में जाना चाहो जहां पे सबसे बड़ा रोल ही किसका है? इन्वेस्टमेंट। तो आपको क्या चाहिए? अब सवाल पता होता है कैपिटल आएगा कहां से? आज सोच लिया एक होटल खोलने का है, होटल में इन्वेस्टमेंट है लेट से 10 करोड़ का। 10 करोड़ में तो होटल बनता ही नहीं है। 10 करोड़ तक बोलो नॉर्मल सा होटल बनता है, जिसमें आधे लोग नाटक करते हैं जाने में, कैसे में कौन जाएगा सर। अपन सोचते हैं सर 5 स्टार में जाएं, हम सोचते हैं सर 7 स्टार में जाएं। वो क्या इन्वेस्टमेंट मानते हो? दैट गोज इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 1000 CR, इतना इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप मेरे को बताओ, जब इस लेवल का इन्वेस्टमेंट है तो पैसा आएगा कहां से? आज किसके घर में 1 करोड़ रुपए होते हैं क्या? नहीं है, किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक
कॉर्पोरेट ग्रुप है, जैसे अभी उदयपुर में एक होटल खुला है लेमन ट्री। लेमन ट्री का तो हम लोगों ने देखा था, अराउंड 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, पूरा पहाड़ काट के होटल बना था, 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो ये पैसा कहाँ से आएगा? क्या 1200 करोड़ किसी के पास होते हैं क्या? नहीं। अब मेरे को बताओ, अगर आपको ऐसा एक इन्वेस्टमेंट करना है, चलो इतना बड़ा नहीं, आपने 10 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट विल, पैसा आएगा कहां से? लोन। आप बोलोगे सर हमको पैसा कहां से चाहिए, सबसे पहली चीज क्या है? लोन। अब लोन लेने गए बैंक के पास, घूमते घूमते गए बैंक के पास कि लो मेरे को 10 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक तुमको बिठाएगा, बैठो भैया 10 करोड़ लोन लेने आए हो। क्या होगा बताओ? व्हेन यू नीड अ लोन ऑफ 10 करोड़, क्या डायरेक्ट बैंक में बोलोगे 10 करोड़ लोन चाहिए? कोलाटरल, सबसे पहले आप बोलोगे सर कोलाटरल। अब कोलाटरल किसके पास होगा? 10 करोड़ का तो कोलाटरल किसी के पास भी नहीं होगा भाई, 10 करोड़ का कोलाटरल किसके पास होगा? तो क्या करोगे बताओ? अब कैसे पैसा लेंगे? बैंक से पैसा कैसे लें? आप सोचो, आप अपने आप को रख के सोचो कि मेरे को एक बिजनेस करना है, मेरे को पैसा चाहिए बैंक से। अच्छा 10 करोड़ एक साथ तो चाहिए नहीं होंगे, धीरे धीरे चाहिए होंगे ना। आज सोचो एक बिल्डर है, तुम देख रहे हो उदयपुर में इतने सारे बिल्डिंग बन रही है, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, बिल्डर्स हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हैं? सर बैंक लोन पे ही चलता है काम इनका भाई, वरना कहाँ से पैसा लाएंगे? आज आज एक फ्लैट ऑन एन एवरेज अगर 2 करोड़ का फ्लैट है, 50 फ्लैट भी बन रहे हैं, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 100 करोड़ कहाँ से इन्वेस्ट करेगा आदमी? ऑब्वियस बात है, किसके पास जाएगा वो? और जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक सबसे पहले अब आप बैंक के पास गए, मेरे को 100 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। बैंक सबसे पहली बात ये बोलेगा भैया आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ, और किसी एक्सपर्ट को लेकर आओ जो तुम्हारे, आज अपने को केस लड़ना है वो कोर्ट में जाकर के, अब कोर्ट में केस लड़ना है तो या तो तुम खुद जाके लड़ लो, ठीक है ना, आप अक्यूज हो और आप ही जाके लड़ लो कि मैं खुद ही मेरी पैरवी करने वाला हूं। पर आप तब पैरवी करोगे तो आपको आता हो, जज ने 2 क्वेश्चन पूछे आपको पता ही नहीं, आउट हो जाओगे ना वहीं पे। तो इसी तरह आप जब बैंक में गए 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो या तो आपको खुद को आता हो तो आप कर लो, पर आपको नहीं आता है तो आपको सबसे पहले बोलेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर आओ, करना क्या चाहते हो, 100 करोड़ करोगे क्या? और अब बताओ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे किससे? जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो। तो यहां काम आएगा किसी सीए या सीएमएस का कि यार हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो, वो तुमको पूरी रिपोर्ट बना के देंगे अगले 10 साल के प्रोजेक्शन की, कि अगले 10 साल में हम ये बिजनेस करेंगे। बैंक को डेटा तो चाहिए ना लोन देने के लिए। आज मान लो आपने एक बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग में 10 फ्लोर है, आपको लगता है एक फ्लोर पे लेट से 5 फ्लैट है, आपको लगा भैया मैं चालू करूंगा तब इतना पैसा चाहिए, बाद में इतना चाहिए, थर्ड स्टेज पे इतना चाहिए, मेरा इतना सेल होगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना ऐसे से बैंक को रीपे करूंगा। तो बैंक उसके आपकी सारी कैलकुलेशन मांगेगा। बैंक बोलेगा आपकी फोरकास्टेड पीएनएल लेकर आओ, बैलेंस शीट लेकर आओ, रेशियो बताओ, आपके असेट की पोजीशन बताओ, लाइबिलिटी क्या रहेगी, एक्सपेंसेस क्या रहेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी सीए को हायर करना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में ये एक बहुत बड़ा काम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट प्रोफेशंस का, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंस में बैंक कमीशन देता है। अब आज मान लो मेरे को किसी का, अब ये जो बंदा है इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो 100 करोड़ लोन चाहिए, उसको पता है मैं डायरेक्ट बैंक में जाऊंगा काम नहीं होने वाला है, वो डायरेक्ट किसी प्रोफेशनल को हायर करेगा। और प्रोफेशनल क्या बोलेगा कि इसके ऊपर 1% मेरा कमीशन है, मैं लोन करा के दूंगा, बट मेरा कमीशन कितना है? 1%। अब ये ऐसा काम है ना आज की तारीख में जो काफी फाइनेंस के लोग, मतलब काफी यंग सीए या सीएमए इनमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कि इसमें कमाई बहुत है। आपने मान लो एक लोन कराया, आज 100 करोड़ का आपने लोन करा दिया, आपको सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रॉपर बना के देने, आज सब रिपोर्ट एआई और सब पे जनरेट हो जाती है, आप डेटा डालो प्रॉपर रिपोर्ट बन के जा जाएगी। बट आपको ये लाइजनिंग का कितना पैसा मिलेगा? सिर्फ लाइजनिंग कराना है आपको, बैंक और क्लाइंट के लिए लाइजनिंग कराना है, आपकी कमाई 1% है। अब 100 करोड़ का 1% भी कमीशन दे बैंक, तो 1 करोड़ में कमाई है अपनी। अच्छा आप सोचो सर इतना बड़ा क्लाइंट नहीं मिले तो अपन 10 करोड़ का भी 1% माने। आप जब धीरे 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 काम एक्सपर्ट हो जाते हो ना, तो आपका नाम चलता है, फिर क्या फाइनेंस कराना है तो उस आदमी को पकड़ो। छोटे मोटे 50 लाख 70 लाख के फाइनेंस ले भी 1% का कमीशन मिलता है। तो लोग सोचते महीने में 5-7 लोन भी करा दिया अपन ने, तो बैठे बैठे काम हो गया, उसके बाद तो फ्री है अपन। तो ये एक ऐसा काम है फाइनेंसिंग का जो आज की तारीख में बहुत बहुत अच्छा काम है। मतलब काफी नॉन सीए भी, बट पढ़े लिखे जो है, सीए हो, नॉन सीए भी अलाउड है, बट रिपोर्ट को सर्टिफाई नहीं कर पाओगे आप। रिपोर्ट को सर्टिफाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर पाएगा, इसका सर्टिफिकेट होगा। तो फाइनेंसिंग, अब आप मेरे को बताओ यहां सबसे पहले रिक्वायरमेंट ही क्या थी?
भाई आज आप 100 करोड़ का एक लोन कराने जा रहे हो, बैंक बोलेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो मेरे को। नाउ व्हाट इज दैट इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आप क्या सोचते हो क्या होगा उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में? अच्छा चलो अपन ने ये तो समझ आ गया सर, एक लोन कराना है 100 करोड़ का, हमको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसको सबमिट करनी है बताओ? बैंक को। अब बैंक को आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना के दोगे? आप एआई को लिख दो कि गिव मी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर सैंक्शनिंग 100 करोड़ लोन फॉर अ क्लाइंट, कैसे आएगी क्या रिपोर्ट आपको? नहीं। तो क्या होगा बताओ रिपोर्ट के अंदर क्या होगा? आप रिपोर्ट क्लाइंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दोगे। अब सेकंड, क्लाइंट इंफॉर्मेशन देनी, उसे घर परिवार की इंफॉर्मेशन लिखनी कि उसकी शादी यहाँ हुई है, उसके बच्चे ये हैं, उसके ये वो हैं, वो नहीं चाहिए अपने को। क्या दोगे सोचो बताओ? पहली बात तो फोरकास्टेड, ये सारे फिगर क्या होंगे? आने वाले समय के। आने वाले समय की क्या दोगे? अगले 15 साल का विजन दोगे ना, कि 15 साल में क्लाइंट ऐसे पे करेगा आपका। तो 15 साल की सेल, 15 साल के खर्चे, 15 साल का प्रॉफिट, टैक्स की लाइबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट आएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पैसों का वैल्यू समय के साथ साथ क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। तो महंगाई जो बढ़ेगी, आपकी कमाई महंगाई को कैसे बीट करेगी? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करने की वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जैसे जैसे मनी की वैल्यू डिग्रेड होगी। आज मैं मान लो समझो, मैं कहता हूं आज मैं 1 लाख रुपए कमा भी रहा हूं, लेकिन आज से 10 साल बाद 1 लाख रुपए कमाए, तो मैं प्रूव कर दूं बैंकों के 10 साल बाद आदमी 1 लाख रुपए कमाएगा, बट 1 लाख रुपए की वैल्यू 10 साल बाद तो कम हो जाएगी ना। तो ये सारे फैक्टर्स हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कंसिडर करने पड़ेंगे, कि 10 साल में सेल ये है, 10 साल में प्रॉफिट ये है, हमारा पेबैक इतने साल में हो जाएगा, पैसा इतने साल में रिकवर हो जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट का एनपीवी ये होगा, हम प्रोजेक्ट का आईआरआर ये होगा, हम इतना रिटर्न कमाएंगे, दीज ऑल, इतना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, इतना बैंक को धीरे धीरे हम पे करेंगे। ये सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे देनी पड़ती है। और ये सारी चीजें अपन कौन से चैप्टर सीखते हैं? कैपिटल बजटिंग में। कि रिपोर्ट कैसे बनती है ये सिखाता है हमको कैपिटल बजटिंग। कि कोई भी प्रोजेक्ट जब करना है तो हाउ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, वो कहलाता है कैपिटल। अब मान लो आज आपने फोरकास्ट बनाया ही नहीं, चलो आपने कहा सर मेरे को बैंक के पास जरूरत ही नहीं, मेरे पास खुद के पास पैसा पड़ा हुआ, 5 साल काम किया, 5 साल पता लगा बिजनेस में लॉस हो गया, ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं था, आपने अपनी जेब से पैसा, बैंक की जरूरत ही नहीं है मेरे को, आपने कहा 50 लाख रुपए चाहिए, 50 लाख मेरे पास लगे, मैं एक मशीन खरीद लेता हूँ, एक मशीन में इन्वेस्टमेंट करना है। 10 साल मशीन चली, 10 साल बाद पता लगा मशीन से प्रॉफिट आया ही नहीं अपने को, बट ये पता 10वें साल चला, तो 10 साल गए, 50 लाख रुपए और घुस गए। तो आप मेरे को एक बात बताओ, ये प्लानिंग तो डे 0 पे करनी पड़ेगी ना, कि काम करना ही नहीं करना है। और 0 डे पे जब हमने प्लानिंग करी और हमको पता लगा कि यार रिजल्ट पॉजिटिव है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, हैव यू हर्ड दिस वर्ड? शायद सुना होगा तुम लोगों सबने, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, है ना? आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और वीकनेस से क्या थ्रेट्स होंगे आपके। तो जब भी पर्सन ये करता है, यहां पे दो चीज करते हैं, रेवेन्यू और कॉस्ट। रेवेन्यू को तो लो लीस्ट, और कॉस्ट को लो हाईएस्ट, और फिर प्रॉफिट कमा रहे हो तो बिजनेस को ले लो। मैं मेरे साल की प्लानिंग कैसे करता हूं, कम से कम इतना बचा तो आ ही जाएगा, खर्चे ज्यादा से ज्यादा, कि मैक्सिमम खर्चे ये होंगे, मिनिमम रेवेन्यू होगा। अब रेवेन्यू मिनिमम ले लिया, खर्चे मैक्सिमम ले लिया, उस पर प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो कर लेना चाहिए बिजनेस। तो ये सारा फोरकास्टिंग हमेशा ऐसे होता है, कि रेवेन्यू क्या लेता है पर्सन हमेशा, कि कम से कम वर्स्ट केस में इतना बच्चा आता है, और खर्चे हाईएस्ट साइड में इतने होंगे। अगर इस केस में आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो गो फॉर दैट असेट। बट ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज है फोरकास्टिंग। हम आज फोरकास्ट करते हैं कि आने वाले समय में ये होगा, और ये सीखते हैं हम कैपिटल बजटिंग के अंदर। आई बात समझ? तो इट इज अ टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आज अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोचता हूं तो मैं वो करना है या नहीं करना है, वो मैं बताता है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो लिखो आप लोग, देखो, इट मीन्स, देखो इट मीन्स प्लानिंग फॉर बजट, it means planning for budget, and it is one of
investment decision of the firm. Mainly used for long-term investment evaluation decision. किसके लिए यूज होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के लिए. Whether a project should be undertaken or not. प्रोजेक्ट करना है या नहीं करना है. करना है या प्रोजेक्ट नहीं करना है. ये मेन कंसेप्ट है कैपिटल बजटिंग का. अब अभी अपन ने सीखा था फाइनेंसिंग. पैसा कहां से आएगा? यहां से पैसा एक बार आ तो गया, अब उसको रोटेट इन्वेस्ट कैसे करना है, वो इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो हमको बताया कैपिटल बजटिंग. बोलो आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इस टॉपिक को हम कल से करते हैं. वो लिवरेज जो बाकी है पहले वो देख लेते हैं. आ जाओ फटाफट.